गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं वह है नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो ऊर्जा संसाधन है। वो ऊर्जा संसाधन मनुष्य के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, या हम ये कहें कि वर्तमान में किसी भी राष्ट्र के विकास के स्तर का आकलन अगर किया जाए तो उसके द्वारा ऊर्जा उपभोग, ऊर्जा संसाधनों की उसके पास संभावनाएं, ये सब उसमें महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं। जब हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की हम बात करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि वास्तव में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, तो इस तरह के एनर्जी रिसोर्स जिनको हम बार बार में उपयोग ला सकते हैं, जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, या एक लंबे समय तक जिनका उपयोग पुनः संशोधन करते हुए उसका किया जा सकता है, तो वो सब नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन होते हैं। जब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग एक बार किया जा सकता है, या हम ये कहें इस तरह के संसाधन एक बार उपयोग लेने के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। समाप्त इस दृष्टिकोण से हो जाते हैं क्योंकि उनके पुनः निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें हजारों वर्ष लगते हैं, और उस हजारों वर्षों की प्रक्रिया के कारण उसको हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य अपने जीवन काल के अंदर वह अपने एक बार ही उस संसाधन का उपयोग कर पाता है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड को देखें तो उसमें ही हमने इन्हीं चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है कि जैसे हमने यहाँ बताया है कि जो ऊर्जा संसाधन जो होता है वो उसको हम शक्ति संसाधन के रूप में भी जानते हैं, और ये जिस देश की जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी उसके अंदर जो ऊर्जा का जो खपत है उतनी ही ज़्यादा होगी, और उस देश के विकास का जो स्तर है वो भी उतना ही उच्च होगा। जब हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ स्लाइड में हमने बताया जिस तरह से वे संसाधन जिन्हें मनुष्य लंबे समय से उपयोग में ले रहा है, साथ ही भविष्य में ये पूरी संभावना है कि उनके निरंतर उपयोग से वो समाप्त हो जाएंगे, जैसे चाहे कोयला हो, पेट्रोलियम हो या गैस हो, ये सब संसाधन लंबे समय तक उपयोग के बाद समाप्य हो जाते हैं। या ये कहें कि इसके ऊपर अत्यधिक अब ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि हम जब अध्ययन करते हैं तो नवीकरणीय के साथ साथ अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की बात हम यहाँ पे करते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जैसे कि हमने बताया कि ये संसाधन समाप्य होते हैं, लंबे समय तक अगर हम इनका निरंतर उपयोग करते हैं तो ये समाप्त हो जाएंगे। ये तो एक कारण है, साथ ही इन संसाधनों के उपयोग के कारण बहुत सारी प्राकृतिक जो समस्याएं पैदा हुई हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, क्लाइमेट चेंज हो, वर्षा का असमान या असमय वितरण हो, या हम ये कहें कि जो नेचुरल जो क्लेमिलिटीज़ है उनकी जो संभावनाएं जो बढ़ रही हैं, उसके अंदर भी अत्यधिक ऊर्जा संसाधनों के उपयोग से होने वाला जो पोल्यूशन है एक महत्वपूर्ण योगदान उसमें निभा रहा है। साथ ही अत्यधिक जो इस ग्लोबल वार्मिंग से जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का जो ह्रास होता है, डिग्रेडेशन होता है, वो सब चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के स्थान पर आज वर्तमान में हमें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की तरफ देखना पड़ रहा है। तो ऐसे संसाधन जिनको हम बार बार उपयोग में ला सकें, या ऐसे संसाधन जो प्रकृति में फ्रीली अवेलेबल हों, उन सब संसाधनों को हम, या ये कहें कि उनसे जो पोल्यूशन है वो ना होता हो या अक्षय ऊर्जा का स्रोत रहा हो, तो उन सब संसाधनों को हम नवीकरणीय या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर शामिल करते हैं। चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो पवन ऊर्जा या विंड एनर्जी हो, टाइडल एनर्जी हो, जियोथर्मल एनर्जी हो, बायोमास हो, ये सब जो ऊर्जा संसाधन है ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उदाहरण हैं। यहाँ जैसे इस स्लाइड में हमने आपको बताया कि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, इसको हमने पहले भी बताया कि एक बार इनको यूज में लिया जा सकता है। आप लंबे तक समय तक आप इसको यूज लेते हो तो ये समाप्त होने की स्थिति में होते हैं। लेकिन वर्तमान में जो ऊर्जा की आवश्यकताओं की जो पूर्ति हो रही है उसके अंदर जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का जो योगदान है वैश्विक स्तर पर वो 95% है। यानी कि जो अनवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन है
उनके द्वारा वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 95% योगदान निभाया जा रहा है। चाहे मिनरल से हम चाहे न्यूक्लियर एनर्जी को कहें तो वो भी एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, जैसे थोरियम है। अगर हम ऑयल की बात करें, जो फॉजिल फॉइल्स होते हैं, ये सब उसी के फ्यूल्स के एग्जांपल्स है। फ्यूल्स जो होते हैं, जो गैस हो, ऑयल हो, फॉइल फ्यूल वुड हो, कोयल हो, ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के उदाहरण हैं। अब यहाँ जब हम नेक्स्ट स्लाइड हम देखें तो ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हो या महाविद्यालय स्तर की परीक्षाएं हो, वहाँ आपसे पूछ लिया जाता है सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, विंड एनर्जी, बायोमास, बायो गैस, हाइड्रो पावर, ओशन थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं जिनका अध्ययन हम आगे भी करेंगे। ये अन्य एक स्लाइड है जिसके अंदर हमने रिन्यूएबल जो नवीकरणीय जो संसाधन है उसकी हमने बात की, चाहे वो सोलर फोटोवोल्टिक वो हो या आपके जियोथर्मल की बात हो, ये अलग एक स्लाइड से, या सोलर हॉट वाटर हो, बायोमास या बायोफ्यूल हो, या स्मॉल जो विंड्स होती हैं, सोलर स्पेस हीटिंग होती है, या कंबाइंड हीट एंड पावर जो होती है, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, एनर्जी रिसोर्सेज में या रिन्यूएबल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, इसमें अंतर क्या होता है। जैसे हमने पहले ही आपको बताया है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये एक बार यूज लेने के बाद जो है समाप्त हो जाते हैं, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ये कभी समाप्त नहीं होते, इनका कभी ह्रास नहीं होता है। और ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं एक बार यूज लिए जाते हैं, और जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होते हैं उनको हम बार बार यूज ले सकते हैं। दे आर मोस्टली फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो लंबे समय तक पृथ्वी के धरातल के अंदर जो समुद्री जीव हो या वनस्पति के दबने से ये इन जो फ्यूल्स का इनका निर्माण होता है। जबकि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं ये एटमॉस्फेयर में फ्रीली अवेलेबल होते हैं, नेचर के अंदर फ्रीली अवेलेबल होते हैं। तो और दूसरी बात, जो जैसे कि एग्जांपल की हम बात करें, कोयल हो, ऑयल हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, नेचुरल गैस हो, ये सब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है जो कि फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल्स हैं, जो एक लंबे समय तक उपयोग लेने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। जबकि आपके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब वो रिसोर्सेज हैं। वाटर से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जो हम बात करें, सब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। तो और ये टेक ए लॉन्ग टाइम टू गेट प्रोड्यूस। और जबकि ऐसा जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या अनवीकरणीय जो ऊर्जा संसाधन होते हैं, ये एक बार उपयोग लेने के बाद इनका अगर पुनः निर्माण की हम बात करें, या जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके दोबारा बनने की जो बात है उसमें हजारों वर्ष लगते हैं, बहुत लंबा टाइम यहाँ लगता है। और तो ये समस्याएं जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के साथ रहती हैं, इसीलिए वर्तमान के अंदर जो नवीकरणीय जो ऊर्जा संसाधन है उनके ऊपर अधिक बल देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि वर्तमान के अंदर वैश्विक स्तर पर जैसे हमने बताया कि 95% जो हमारी डिपेंडेंसी है अभी भी जो अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर है, और ये उस स्थिति में आ गए हैं, अपने चरम स्थिति में है कि अब इसके उपयोग को अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। इनका जो प्रोडक्शन है उसकी एक ऊपरी सीमा आ चुकी है, तो उसको विस्तार नहीं किया जा सकता। इसलिए आने वाले समय के अंदर अगर हमें अपने विकास के स्तर को उच्च रखना है तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर हमें हमारी डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी। सबसे पहले जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें या जल विद्युत की बात करें, इसको हम श्वेत कोयला के नाम से भी जानते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर हमने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से जो जल विद्युत जो है वो बनाई जाती है। उसके लिए एक संगठित, जैसे कि हमने बताया, संगठित जल बांध होता है। उसके बाद जल को ऊपर से बड़े हाइट से उसको नीचे गिराया जाता है, जिसके से वो टरबाइन पे गिरता है। और टरबाइन के चलने से जो और एनर्जी बनती है जिसको हम जनरेटर से उसको विद्युत निर्माण के अंदर परिवर्तित करते हैं। इस डायग्राम में हमने यहाँ बताया है कि ये एक डैम है और वहाँ से पानी ऊपर से नीचे की तरफ नीचे डाला जा रहा है, ये टरबाइन है, और इसके घूमने से ये जनरेटर मूव करता है और यहाँ पर एनर्जी का निर्माण होता है, और जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को इन पैनल्स के माध्यम से
हम अन्य जगह पे ऊपर विभिन्न घरों में, औद्योगिक इकाइयों में, सब जगह इसको भेजा जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ टरबाइन को संचालित किए जाने के बाद ये जो बचा हुआ जो पानी होता है ये पुनः एग्रीकल्चर के अंदर, यानी कि इरिगेशन के अंदर, पेयजल के अंदर, सभी कार्यों के अंदर इसको उपयोग में लिया जाता है। पानी की जो क्वालिटी है उसके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव सामान्यतः नहीं देखने को मिलता है। अब भारत के अगर दृष्टिकोण से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ अगर वैश्विक दृष्टिकोण से हम बात करें तो इसकी जो संभावना है, जो संभाव्यता है, तो भारत का विश्व में 5वां स्थान है। और अगर हमारे यहाँ पर कितना, लगभग हमारी कितनी क्षमता है कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की क्षमताओं का स्थापित कर सकते हैं, तो वो लगभग 1,48,700 मेगावाट की हमारे यहाँ पे संभावनाएं हैं। हमारे यहाँ पर जो जल विद्युत है तो विभिन्न जो रिवर बेसिन्स हैं वहाँ पर ये संभावनाएं बनी होती हैं। और अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में 1512 पर लघु जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स है वो हैं। मिनी माइक्रो योजनाएं हैं जिनकी क्षमता, मतलब टोटल जो लघु, मिनी और माइक्रो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 1512 हैं और उनकी जो क्षमता है वो 6,782 मेगावाट का अनुमान हमारे यहाँ पर है। और जो, लेकिन जब संभावनाओं की बात करते हैं तो वो लगभग 2,50,000 मेगावाट हमारे यहाँ पे संभावनाएं हैं। क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं? जैसे हमने आपको बताया कि जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उसका एक उदाहरण है जल विद्युत या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और यह पर्यावरण मित्र है। इसके द्वारा पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होता, साथ ही पानी को पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये एक तरह का पर्यावरण हितैषी एक ऊर्जा संसाधन है। और अन्य की तुलना के अंदर इसकी जो लागत है वो काफ़ी कम होती है। और इनको जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्लांट्स होते हैं इनको स्टार्ट करना, उसको बंद करना, ये सब जो प्रक्रियाएं हैं बड़ी सरल होती हैं। और यह जो है ये जो जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं वो ताप विद्युत परियोजना से तथा गैस की तुलना में इसकी जो क्षमता है वो 90% ज़्यादा होती है। और इसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव की महंगाई का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो आपकी डिपेंडेंसी, चाहे वो कॉयल फ्यूल्स हों, जिसको थर्मल एनर्जी की हम बात करते हैं, उसका प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। साथ ही ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, आप टूरिज्म, जहाँ डैम बनाया जाता है टूरिज्म इंडस्ट्री को, फिशिंग को, आप नौकायन को, आप वाटर सप्लाई, इरिगेशन, साथ ही बांधों के निर्माण से जो फ्लड की जो समस्या है, बाढ़ की जो समस्या है, उसके ऊपर भी नियंत्रण हम रख सकते हैं। साथ ही लेकिन समस्याएं क्या हैं और इसके समक्ष चुनौतियां क्या हैं? कुछ प्रॉब्लम्स है कि जब हम डैम का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी जो वनस्पति है वो पानी में डूब जाती है, जिसके कारण मीथेन का जो है निर्माण होता है वनस्पति के सड़ने और गलने से। तो वो मीथेन जो गैस होती है वो ग्रीन हाउस गैसेज का एक सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे कि पृथ्वी के तापमान में बढ़ने की संभावनाएं बनी रहती है। ये एक इसकी समस्या है। दूसरी बात है कि जब हम डैम्स का निर्माण करते हैं तो कहीं न कहीं जो भूगर्भिक जो चट्टानें हैं, जो प्लेट्स हैं, उसका जो संतुलन है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस तरह का प्रभाव हमने भारत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो कोयना, जो भूकंप की जो प्रक्रिया घटित हुई थी, वो कोयना डैम के निर्माण के बाद पृथ्वी के आंतरिक भागों के अंदर असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई, जिसके कारण वहाँ पर भूकंपीय जैसी घटनाएं हुई और उसके कारण काफ़ी जन धन की हानि वहाँ में देखने को मिली। तो ये कुछ हमारे समक्ष चुनौतियाँ हैं। लैंड यूज पैटर्न में चेंज हो जाता है, रिहेबिलिटेशन की प्रॉब्लम होती है। जब हम नर्मदा बांध की हम बात करें तो वहाँ बांध के निर्माण से उसके जो कैचमेंट एरिया के अंदर जो गांव बसे हुए थे उनको, उनके रिहेबिलिटेशन की जो समस्याएं हैं, उस तरह की जो चुनौतियां हैं हमारे समक्ष हमेशा रहती हैं। और जब हम बात करते हैं कि लघु जल विद्युत परियोजनाओं की, तो भारत के अंदर जो अधिक जो जोर दिया गया है वो उन लघु विद्युत परियोजनाओं को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो जब हमारे से पूछा जाता है कि लघु विद्युत परियोजनाओं की क्षमता कितनी होती है, तो 25 मेगावाट तक की जो परियोजनाएं होती है, उससे कम की जो परियोजनाएं होती हैं उनको हम लघु जल विद्युत परियोजनाओं के अंदर शामिल करते हैं। और इसके बाद की जो परियोजनाएं होती हैं उनको हम वृहद परियोजनाओं के अंदर शामिल किया जाता है, जो कि विद्युत मंत्रालय के द्वारा संचालित होती है। क्या कारण है कि हम इसको पूरी तरह से प्रमोट नहीं कर पा रहे
या इसको क्यों नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पर्यावरण मंजूरी, जो अब डैम्स का निर्माण होता है, बहुत सारे जो उसके कैचमेंट एरिया के अंदर जो वनस्पति है वो समाप्त होती है, तो कई बार एनवायरमेंटल इश्यूज़ वहाँ पे आ जाते हैं। कुछ लीगल इश्यूज़ होते हैं, लोकल जो लोग होते हैं उनके रिहेबिलिटेशन में प्रॉब्लम्स होने के कारण आंदोलन, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे हैं, भूमि अधिग्रहण की समस्याएं होती हैं। तो ये जो समस्याएं हैं जिनके कारण जल विद्युत परियोजनाओं के संचालन के ऊपर समय समय के ऊपर हमें समस्याएं देखने को मिलती हैं। कई बार वर्षा की अनिश्चितता के कारण भी जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके संचालन में समस्याएं आती हैं। कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, अगर हम बात करें तो विश्व में अगर हाइडल एनर्जी की बात करें तो इसका जो योगदान है वैश्विक स्तर पर 25% योगदान है। और अगर बहुत अग्रणीय हम बात करें कि उनके खुद के उपयोग, जो वहाँ पर ऊर्जा संसाधनों को उपयोग किया जाता है, उसके अंदर जो जल विद्युत परियोजनाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। उन देशों में प्रागवे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन, ये काफ़ी जल विद्युत परियोजना के दृष्टिकोण से अग्रणी देश हैं। जैसे न्यूजीलैंड के अंदर कोयला और पेट्रोलियम की अनुपलब्धता के कारण वहाँ पे 90% जो ऊर्जा है उसका उत्पादन हाइडल एनर्जी से किया जाता है। कनाडा के अंदर भी 80% जो पावर जनरेट की जाती है वो हाइडल एनर्जी से की जाती है। यूरोप के कंट्रीज़ की बात करते हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, इटली में जो सबसे ज़्यादा जो जल विद्युत का उत्पादन यहाँ पर उपयोग किया जाता है। और नॉर्वे की स्थिति ये है कि वहाँ पर जो ऊर्जा है या शक्ति संसाधन है उसके अंदर जल विद्युत परियोजना का 99% कॉन्ट्रीब्यूशन है। और वर्ल्ड लेवल पे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो नॉर्वे, स्वीडन में प्रति व्यक्ति जो विद्युत उपभोग है वो दुनिया के अंदर सर्वाधिक देखने को मिलता है। कॉन्टिनेंटल वाइज अगर हम बात करें तो जो हाइडल एनर्जी की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो नॉर्थ अमेरिका में 40.8%, यूरोप में 40.5%, एशिया में 13.6%, दक्षिण अमेरिका में 3.1%, ओशिनिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो द्वीपीय देश हैं 1.4%, अफ्रीका में 0.6 जो % है वो विकसित जो जल शक्ति है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब वैश्विक स्तर पर जो हाइडल एनर्जी का जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, जो रोल है उसका, जो हाईएस्ट जो प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ हैं उनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा या हम देखें इसके अंदर तो चाइना सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर ब्राज़ील है और ब्राज़ील से 3 गुना यहाँ पर हाइडल एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है। यूएस थर्ड पे है, कनाडा फोर्थ पे है, भारत की स्थिति जैसे आपको बताई मैंने 5th पे है, जापान 6, रशिया, देन नॉर्वे, टर्की, फ्रांस, इटली, स्पेन। तो इस तरह से स्लाइड के अंदर हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि हाईएस्ट जो प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ हैं हाइडल एनर्जी के दृष्टिकोण से, तो शुरू के अगर हम 5-6 देख लें तो हमारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी हमें उसकी मदद मिलती है। साथ ही भारत की जो स्थिति है जो कि 5th नंबर पे है, तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अब दूसरी जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उसके अंदर जो सौर ऊर्जा है उसकी हम यहाँ बात करेंगे। सोलर जो एनर्जी है ये फ्रीली सब जगह अवेलेबल है, लेकिन आप किसी भी देश की जो अक्षांशीय जो स्थितियाँ हैं उसका जो भौगोलिक जो स्थिति है जिसके अंदर उसका अक्षांशीय, देशांतरीय विस्तार, वो सब महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि सूर्य जो है उसकी जो कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच के अंदर हमेशा एक उच्च स्थिति बनी हुई रहती है जहाँ हमेशा तापमान हमें अधिक मिलता है। तो वो सभी एरियाज जो हैं वो सौर ऊर्जा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। इक्वेटोरियल जो एरियाज होते हैं वहाँ तापमान ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर क्लाउड्स की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे सोलर एनर्जी के जो प्रोडक्शन का जो है कुछ नियंत्रण की स्थितियाँ वहाँ पर, कुछ संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। अगर हम सोलर एनर्जी की टेक्निक्स की हम बात करें तो 2 ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा सोलर एनर्जी का निर्माण किया जाता है। एक जो है वो फोटोवोल्टिक सोलर पावर प्लांट्स होते हैं और दूसरी जो है वो कंसंट्रिक सोलर पावर्स जो स्टेशंस होते हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो फोटोवोल्टिक जो सोलर पावर है उसके अंदर हम फोटोवोल्टिक जो सेल्स हैं उसके द्वारा जो है विद्युत का निर्माण किया जाता है। और ये भारत में इस तकनीक पे आधारित बहुत सारे जो प्लांट्स हैं धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट किया जा रहा है। और यह जो है इस कॉन्सेप्ट पे आधार है कि जो सूर्य जो होता है
जिसकी बाहरी जो परत होती है उसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं, और वहाँ से जो ऊर्जा संचालित होती है वो फोटॉन्स के रूप में होती हैं। और ये जो फोटॉन्स जो होते हैं, जब ये फोटो वोल्टिक सेल्स पर पड़ते हैं तो उससे जो बिजली है, पावर है, वो जनरेट होती है। अब ये जो फोटोवोल्टिक जो सेल्स होते हैं, ये बेसिकली अगर इनके फंक्शनिंग की बात करें तो ये सिलिकॉन्स की 2 परतों से बने होते हैं, और जैसे ही इसके ऊपर जो सन की जो रोशनी इन पर पड़ती है तो ये एक इलेक्ट्रिसिटी केंद्र के रूप में या विद्युतीय क्षेत्र के रूप में कार्य करना शुरू कर देते हैं। जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतनी ही जो ज़्यादा बिजली का उत्पादन वहाँ पर होता है। इस तकनीक से जो विद्युत उत्पन्न होती है वो एक डायरेक्ट करंट के रूप में उत्पन्न होती है। जितने भी जो विद्युत जिस तरह से निर्मित होती है वो डीसी के रूप में होती है, लेकिन इनको इन्वर्टर की सहायता से हम एसी करंट के अंदर, क्योंकि जितनी भी हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हो, हमारे घर हो, वहाँ पर जो विद्युत हमारे घर में पहुँचती है वो एसी करंट के रूप में, प्रत्यावर्ती करंट के रूप में हमारे घर में पहुँचती है। तो जो फोटोवोल्टिक्स जो स्टेशंस होते हैं वहाँ पर जो विद्युत निर्माण होता है वो डीसी फॉर्म में होता है, डायरेक्ट करंट के रूप में होता है, लेकिन इन्वर्टर के माध्यम से हम उसको एसी करंट के अंदर परिवर्तित कर देते हैं, जो कि हमारे उपयोग में आती है। तो आपसे पूछा जा सकता है घरों के अंदर जो विद्युत की आपूर्ति होती है वो डीसी होती है, एसी होती है? तो वो एसी फॉर्म में होती है। दूसरा जो तरीका है वो कंसंट्रेटिंग सोलर पावर्स होते हैं। ये एक तरह से जो लेंस होता है या एक मिरर होता है उसके का प्रयोग यहाँ किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि सन की जो लाइट आती है उसको एक जगह कंसंट्रेट करके, कई बार हमने इस तरह के प्रयोग किए हैं कागज़ को जलाने का, कि एक कांच को, मिरर को लिया, उसके ऊपर सन की लाइट गिरी और वो कंसंट्रेट होकर जब दूसरी जगह जाती है तो वहाँ पर अत्यधिक कंसंट्रेट होने के कारण उसका जो प्रकाश एक जगह केंद्रित हो जाता है, उससे पेपर भी जो है वो जल जाता है। तो उसी फंक्शन के ऊपर ये जो कंसंट्रेटिंग सोलर पावर है काम करती है। इसको कई बार हम सूर्यताप तकनीक के नाम से भी हम जानते हैं। सूर्य की ऊर्जा से पानी को उबाला जाता है, फिर उससे बिजली बनती है, और ये जब शीशे या जो लेंस होते हैं उसके बड़े क्षेत्र की रोशनी को एक छोटे उसमें कंसंट्रेट करके एक लाइट के रूप में फॉर्म में बदला जाता है। इस तकनीक से सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो विद्युत निर्माण होती है वो डायरेक्ट ही एसी या प्रत्यावर्ती जो धारा के रूप में उत्पन्न होती है। या इस फंक्शन को हम डायग्राम से भी हम दिखा रहे हैं। सन है, ये सोलर पैनल्स हैं, और यहाँ पर जो है एनर्जी हमने जैसे आपको बताया कि जो डीसी फॉर्म में बनती है, इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर से ये जो ऊर्जा है वो एसी के अंदर या प्रत्यावर्ती धारा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ये नेट मीटर है। इसमें क्या होता है कि जो बिजली हमारे अगर घरों में लगाई हुई है तो इसको हम डायरेक्ट हमारे घरों के अंदर एसी करंट के रूप में ले लेते हैं, और हमारे उपभोग से ज़्यादा अगर विद्युत का निर्माण होता है तो ये जो यूटिलिटी ग्रिड, जो पावर जो आपकी ग्रिड होते हैं उसके अंदर ये डायरेक्ट सप्लाई हो जाती है, और जिससे कि उसी माध्यम से जो ऊर्जा है उसका संचालन अन्य जगह पे किया जा सकता है। अब यहाँ अगर सौर ऊर्जा के उपयोग की हम बात करें तो सौर पैनल से कंप्यूटर का संचालन किया जा रहा है, जल का उष्मन किया जा रहा है, परिवहन के जो साधन हैं वहाँ पर भी हम जो है जो सोलर पैनल्स हैं उसके माध्यम से जो सोलर व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर सौर कुकर है, सौर उपकरण है। कृत्रिम उपग्रहों में भी कृत्रिम जो सैटेलाइट्स होते हैं उसमें सोलर पैनल्स का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जब वो स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर उस सोलर पैनल्स के माध्यम से जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको ऊर्जा की आपूर्ति होती रहती है। अब यहाँ दुनिया के दृष्टिकोण से हम बात करें तो सोलर का जो प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ हैं जो दुनिया के, तो सबसे ज़्यादा जो है जर्मनी है, उसके बाद चाइना है, जापान है, इटली है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इंडिया 6th नंबर पे है, और यूनाइटेड किंगडम है, और ऑस्ट्रेलिया, देन फ्रांस, देन साउथ कोरिया है। तो यहाँ आज हम इस वीडियो के अंदर हमने 2 रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो रिमेनिंग जो रिन्यूएबल एनर्जी संसाधन हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।